हेलो बच्चों, लास्ट डाइपोल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एक डाइपोल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, उसकी एक्सियल पोजीशन पे, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे और जनरल पोजीशन पे। ये डिटेल्स हमने डाइपोल 2 वीडियो नंबर 2 डाइपोल की हमने उसमें देख लिया, कर लिया डिस्कस। अब अगर हम उसकी सिमेट्री की बात करें तो देयर इज अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री अराउंड द डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है, वो भी मैंने डिस्कस किया है एक वीडियो में। तो अभी मैं आपको बताऊंगी अगर डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या होगा। लेट अस से दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है। अब आपने डाइपोल यहाँ पे रख दिया, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और मैंने उसकी लेंथ को 2l ले लिया। हम डाइपोल को ऐसे ही लिख रहे हैं हमेशा, 2l इज द लेंथ, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, 2l इज द लेंथ। आपको याद होगा जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस फोर्स, राइट। तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दिस इज द फोर्स, राइट। एक फोर्स इस तरफ लगेगी और दूसरी फोर्स इस तरफ। इसको थोड़ा हटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। एक फोर्स इस तरफ, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर इट। नेट फोर्स ऑन डाइपोल दैट इज 0। व्हाई? बिकॉज एक उधर लग रही है, एक उधर लग रही है, डाइपोल तो एक ही है। बट टॉर्क, नेट टॉर्क इज नॉट 0। व्हाई? Why that is not 0? Because equal and opposite forces are acting at some perpendicular distance. Their line of action is not same. This perpendicular distance is 2l sin theta. अगर मैंने इस लेंथ को 2l लिखा है and this angle is theta, तो टॉर्क बन जाएगा tau is equal to r cross f में ये वाला रोल जो है वो 2l sin थीटा ने प्ले कर दिया। इसका मतलब ये बन गया अपने पास टाउ इज इक्वल टू r का रोल, r sin थीटा का रोल 2l sin थीटा ने प्ले कर दिया। क्रॉस मैंने बीच में लिख दिया है, तो इट विल बिकम इक्वल टू 2l sin थीटा इंटू f के प्लेस पे मैंने लिख दिया q इंटू ई। नाउ यू रिमेंबर q इंटू 2l, q इंटू 2l और साथ में e sin थीटा, इसको पहचानो। दिस इज डाइपोल मोमेंट, q into 2l is dipole moment. That's why the net torque that will become equal to P E sin theta, P E sin theta, and the vector is n cap. This tau will become equal to P cross E. डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप तो साइन थीटा के साथ मैंने एन कैप इस क्रॉस प्रोडक्ट में भेज दिया। दिस टाउ इज एन एक्सियल वेक्टर, दिस इज एन एक्सियल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पी एंड ई बोथ। दोनों के प्लेन पे, एक जो उनका इकट्ठा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आएगा एक्सियल वेक्टर। जरा यहाँ पे आके बात को समझो। अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो उस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो कोड वाला प्लेन हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे? ये इसको घुमाएगा इस तरफ और ये उसको उस तरफ घुमाएगा, तो मतलब इट विल रोटेट लाइक दिस, इस तरीके से। P से E की तरफ आपने गर्लिंग को फिंगर किया तो आपने देखा डाइपोल जो आ रहा है पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो आ रही है, टॉप जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ इस केस में इन दिस गिवन एग्जांपल, इन दिस डायग्राम, दिस टाउ इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, राइट। तो हमने देखा कि टॉर्क एक्सपीरियंस किया। अब टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। टाउ मैग्नीट्यूड दैट इज पी इंटू ई साइन थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। ठीक है, तो इट इज एट एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स टाउ इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन अल्फा इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू पी इंटू ई, राइट। तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिख लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी मैक्सिमम आएगा, तो ये तो घूमेगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ये रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करेगा तो
एंगल चेंज होगा। तो जब रोटेशन आएगा टाउ वर्सेस थीटा का ग्राफ, क्योंकि टाउ इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, टाउ is a function of theta because it is p into e sin theta. Theta is not constant. Okay, तो इसका जो ग्राफ बनेगा that will be like this, that will be sine curve. Tau versus theta curve is a sine curve. इनका रिलेशन जो है that is a sine curve. ये आ गया। अब इसका दूसरा केस क्या होगा, रादर इसको दूसरा केस मान लेते हैं कि हमने ग्राफ बना लिया। तो तीसरा केस क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ये एक जनरल वैल्यू के लिए ग्राफ बनाया था, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो साइन थीटा बिकम 0, टॉक बिकम 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पता है कौन सी वाली कंडीशन है, this direction of the electric field and here is the direction of dipole, P and D are parallel. This is the equilibrium condition. ठीक है, इस कंडीशन में dipole will not experience any torque. तो यहाँ पे जब tau मिनिमम है तो angular velocity will become maximum. You know that? हमने पढ़ा था +1 की काइनेमैटिक्स में कि जब एक्सेलरेशन 0 होता है, कम होते होते 0 हो जाता है, तो स्पीड वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे भी जब टाउ की वैल्यू 0 बनी तो ओमेगा मैक्सिमम है, मतलब जो ये डाइपोल था ऐसे घूमते घूमते यहाँ आया, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, रुक ही नहीं सकता, ओवरशूट हो जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में घूम जाएगा। वहां पे जैसे इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस लाएगा अपनी कंडीशन में, अपने पैरेलल। तो यहाँ पे आने के बाद भी नहीं रुकेगा, उधर चला जाएगा, मतलब इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ऐसे जम हो जाएंगे। ठीक है, उसका टाइम पीरियड भी डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, पहले चलो ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया फोर्थ पॉइंट, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तब भी तो साइन थीटा 0 होगा, साइन 180 0, टाउ इज मिनिमम दैट इज 0 इन दिस केस ऑल्सो। और इसकी प्रेजेंटेशन ये होगी, इसकी प्रेजेंटेशन हम यहीं पे बनाते हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो ये वाला केस मैंने यहाँ दिखा दिया। तो टॉर्क मैक्सिमम जब वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क मिनिमम जब वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और द टॉर्क विल स्टार्ट, दिस डाइपोल विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिकॉज ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड। टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट? जैसे अगर वो यहाँ से शुरू करे ऑसिलेट करना, यहाँ तक आएगी, उसके बाद जैसे ही ओवरशूट करेगा वो उसको वापस अपनी पोजीशन, अपनी पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क ला के इलेक्ट्रिक फील्ड ने टॉर्क लगाया किस लिए, अपने पैरेलल लाने के लिए इलेक्ट्रिक इस डाइपोल को। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, द कंक्लूजन इज ड्यू टू टॉर्क द डाइपोल कम्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डाइपोल की वजह से, टॉर्क की वजह से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आता है। इसकी टेंडेंसी है उसके पैरेलल अपने आप को एडजस्ट करने की, राइट? तो ऐसा नहीं है कि जब डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग द वर्क। लोग बच्चों, जब फोर्स लगती है और डिस्प्लेसमेंट होती है तो क्या वर्क डन नहीं होता है? इसी तरह से जब टॉर्क लगता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तब भी वर्क डन होता है। ठीक है, तो इस बात को मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे टॉर्क लगने की वजह से वर्क हो रहा है। F इज इक्वल वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट ds इंटीग्रेशन। सिमिलरली टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू force is also work done by the torque is also equal to tau dot d theta इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन या कैलकुलस क्यों यूज कर रही हूँ? बिकॉज कैलकुलस तब लगता है जब हम वेरिएबल्स में डील करते हैं, तो टॉर्क तो फिक्स नहीं है, टॉर्क इज वेरिंग, इसीलिए मैं यहाँ पे वर्क डन, नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग अ डाइपोल। डाइपोल को रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड को काम करना पड़ रहा है। जो बात मैंने अभी समझाई वो क्या थी, या अभी यहाँ मेन लेक्चर में नहीं, आपको साइड में थोड़ा समझाती हूँ। यू नो, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट ds इंटीग्रेशन। फोर्स ने अगर काम किया, लेकिन टॉर्क भी तो काम कर सकता है, तो F की जगह टाउ और ds की जगह d थीटा इंटीग्रेशन।
हम कैलकुलस कब यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं, जब हम वेरिएबल्स में डील करते हैं, देन वी गो फॉर कैलकुलस। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यू नो दैट द टॉर्क exerted by electric field on dipole will rotate it, ये इसको रोटेट करेगा। अब जब रोटेशन होगी तो क्या होगा, वर्क डन, hence this implies work done by electric field in rotating a dipole W will be equal to tau d theta integration बाय सम एंगल थीटा, अगर उसने घुमा दिया, या थीटा 1 से थीटा 2 तक, यानी कि यहाँ पे इस तरह से था थीटा 1 पे और घूम के वो नई पोजीशन पी थीटा 2 पे आ गया। तो वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये थीटा 1 वैल्यू 0 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है वैल्यू, वो हम अभी पुट करके देखेंगे। फिलहाल वर्क डन का एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। तो वर्क डन W इज इक्वल टू टाउ मतलब P साइन थीटा और साथ में डी थीटा इंटीग्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू P एंड E बोथ आर कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इट विल बी माइनस कॉस थीटा, दिस इज माइनस कॉस थीटा एंड द लिमिट इज थीटा 1 टू थीटा 2, दिस इंप्लाइज PE माइनस कॉस थीटा में आपके पास आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1, तो फिर दिस, तो अपने पास वर्क डन आ गया PE cos theta 1 minus cos theta 2. This is the expression of work done in rotating a dipole. Question ये उठता है, वर्क करा किसने, वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इन रोटेटिंग द डाइपोल। तो डाइपोल को रोटेट करने में वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कोस्ट पे डाइपोल को घुमा रहे हो, उसके अंदर उसका जो एनर्जी खर्च हो रही है वो डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगी। ये बात मैं भी करूंगी, पहले थीटा 1 थीटा 2 के साथ डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन नंबर 1, अगर थीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाए और थीटा 2 की वैल्यू कोई थीटा, मतलब कहाँ से कहाँ, वो पैरेलल था, ऐसे था डाइपोल और इस तरफ को चला गया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी विल बी स्पेंट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कम ऑन, दोबारा सुनो इस बात को दोबारा सुनो। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 0 मतलब पहले डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल किसके साथ, थीटा किसके बीच में एंगल है, डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अगर वो थीटा 0 है तो P एंड D आर पैरेलल, बट अगर आपने उसको थोड़ा रोटेट करवाया या किसी वजह से रोटेट हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मर्जी के हिसाब से नहीं ना जा रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स ये वर्क इसके ऊपर एनर्जी स्टोर कराने की तरफ से हुआ। और देखो क्या आएगा यहाँ पे आया W इज इक्वल टू P इंटू E, cos 0 मतलब 1 माइनस cos 0 मतलब 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा में थीटा की वैल्यू अदर देन 0 कुछ भी रखो आप, तो 1 से तो छोटी आएगी, इसका मतलब 1 माइनस समथिंग इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी खर्च होगी उसमें, क्योंकि उसकी डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उसके ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वर्क इज डन, वर्क डन, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द फील्ड, तो दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। अब ऐसा भी हो सकता है, सेकेंड पॉइंट, थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, डाइपोल ऐसे था पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा घूम के ऐसे हो गया, राइट, तो इस तरीके से वो घूम के इधर आ गए। आप वैल्यू पुट करो इसमें, तो वर्क डन कितना आएगा, PE cos 0 माइनस cos 180, cos 0 मतलब 1, cos 180 मतलब माइनस 1, 1 माइनस -1, इट विल बिकम 2 टाइम्स PE। कितना सारा, ये भी पॉजिटिव वर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, डाइपोल के अंदर स्टोर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, राइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड की मर्जी से नहीं जाएगा,
ओके हाँ ठीक है, हो सकता है रोटेशन करते करते वो वहाँ तक पहुँच गया, राइट। डिटेल वाली बात है, समझने वाली चीज़ है ये, इनको समझने की कोशिश करो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा एनर्जी स्टोर होएगी। आप देखो ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पर मैंने इसको ऊपर फेंक दिया तो क्या पोटेंशियल जी बढ़ नहीं जाएगी? इसी तरह से यहाँ पे है, आप फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट भेज रहे हो उसको, तो फिर तो उसकी पोटेंशियल जी बढ़ जाएगी ना। आप काम कर रहे हो, करवा रहे हो, ओके। किसकी एनर्जी खर्च हो रही है इसमें? डाइपोल की एनर्जी खर्च हो रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी खर्च हो रही है, ओके। देन इज द थर्ड पॉइंट, अगर θ1 की वैल्यू 90 डिग्री होती और θ2 की वैल्यू 270 डिग्री, मतलब डाइपोल ऐसे से पूरा घूम के ऐसे हो गया, तो पहले cos 90 0, फिर cos 270 भी 0, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 0 माइनस 0 P इंटू ई, एंड 0 माइनस 0 क्या लिखना है इसका, 0 ही हो गया। क्वेश्चन आता है वर्क डन इज 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पहले हाफ में अगर एनर्जी स्टोर हुई तो दूसरे हाफ में लॉस हो गई, ठीक है। तो मतलब नेट टोटल मिलके एनर्जी वो बराबर के बराबर रहा उसका सिस्टम, ठीक। तो वो अगर ऐसे घूम के इस तरह से आगे, अभी 90 डिग्री था इसके साथ, उसके बाद इसका एंगल पूरा 270 डिग्री हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हमको समझने चाहिए। तो जब कभी इसका मोशन होते हुए सपोज करते हैं कि डाइपोल ऐसे था, तो इस टाइम पे इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ भी जो भी है किसी भी कंडीशन में मान लिया हमने इसको, राइट, या बिगिनिंग इसको मान लो। अब यहाँ से जैसे से इधर आएगा ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ई की वैल्यू ये है, ई की डायरेक्शन ये है और पी की डायरेक्शन ये है। जैसे जैसे इसकी तरफ आएगा इसकी पोटेंशियल जी लॉस होती चली जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन जब ये उल्टी तरफ जाएगा तो जो पहले एनर्जी का लॉस हो रहा था अब एनर्जी का गेन हो गया, नेट पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। जब ये वापस बिल्कुल घूमते घूमते इस पोजीशन में आ जाए, ऐसे आ जाए बिल्कुल, ठीक है, ऐसे घूम के उल्टा हो गया बिल्कुल अपने आप से पहली पोजीशन से, तो पहले जो एनर्जी का लॉस हुआ था वो दोबारा गेन हो गया और एंड में नेट वर्क डन 0 आ गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन टोटल हम समझ गए टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, वर्क डन इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, राइट। इन चीजों को याद रखो, ओके, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे, जब भी वर्क डन की बात होती है बच्चों, हम हमेशा बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय सम सिस्टम ऑन अनदर बॉडी या विद इन अ सिस्टम, किसी एक ने काम किया दूसरे के ऊपर, एंड दैट गेट स्टोर्ड इन द वन ऑफ द बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर हो जाए वो पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंच गए कि पोटेंशियल एनर्जी की बात होनी चाहिए। तो मैंने पहला टॉपिक आज डिस्कस किया, दैट इज फॉर द टॉर्क। सेकंड इज वर्क डन, टॉर्क होगा फोर्स के इक्विवेलेंट, टॉर्क है रोटेशन में, टॉर्क होगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए अपना नेचुरली तीसरा टॉपिक होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बस याद दिलानी है, पता है आपको, वो ये है जब भी हम किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो कन्वेंशनली हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि किसी रेफरेंस कहीं कोई पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पे, या कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे सिस्टम के विद रिस्पेक्ट पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी की 0 होगी। जैसे अर्थ के कंपैरिजन में इन्फिनिटी पे हम बोलते हैं कि ये बॉडी इन्फिनिटी से आई है और वहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे 0 है, धीरे धीरे वो ऑर्बिट में ट्रैप हो गया। मतलब रेफरेंस हमेशा कहीं 0 लेते हैं, बिकॉज नेट पोटेंशियल एनर्जी तो कोई निकाल नहीं सकता। क्या कैलकुलेट कर सकता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? वर्क डन कैलकुलेट करके। तो इसका मतलब बिगिनिंग वहाँ से लेते हैं उस रेफरेंस पोजीशन से जहाँ पे उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए।
फास्ट तो नहीं हो गया ज़्यादा? दोबारा सुन लो इस बात को। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट करने से पहले हम हमेशा एक रेफरेंस ऐसा चूज करते हैं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो, ताकि हम चेंज निकाल सकें। हम वर्क डन उसमें ऐड कर देंगे अकॉर्डिंगली, प्लस माइनस का जो भी वर्क डन हो हम उसमें ऐड कर देंगे और नेट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बता देंगे। तो इनिशियल हमने ज़ीरो माना, यही है कन्वेंशनली, यही मैथड्स है। बिकॉज एक्चुअली वर्क कोई पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं सकता, सभी कैलकुलेट करते हैं चेंज, राइट? तो और वर्क करके उस चेंज के बराबर कर देते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। तो हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे इसको, और चलो देखें। हम एक इनिशियल पोजीशन मानेंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी जीरो। डाइपोल, इस पोजीशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है? अभी धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होगा, पहले मानना पड़ेगा, तभी आगे ग्रो करा पाएंगे टॉपिक को। और जब हम ग्रो कर लेंगे टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आप ये भी समझ जाओगे ये क्यों माना था। तो हैव पेशेंस, इसको जरा एक बार सुन लो। अगर P इस तरफ है, E इधर है और P की डायरेक्शन ये है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया। तो θ1 की वैल्यू तो हमने 90 डिग्री मान लिया, राइट? दिस इज बिगिनिंग में इनिशियल पोजीशन। अब हम कह रहे हैं कि वर्क डन दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके? और जिसमें θ1 को हमने 90 डिग्री, और सपोज यहाँ से रोटेट होके किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कराया होगा, ठीक है? तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही वर्क डन है, और θ2 की वैल्यू थीटा तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। कॉस θ1 मतलब 90, तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू ई, 90 मतलब 0 माइनस कॉस थीटा। तो दिस बिकम दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट इज ऑल्सो यू, बिकॉज इनिशियल को जीरो माना है हमने। तो ये बन गया अपने पास P E cos थीटा विद नेगेटिव साइन, और U की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस ऑफ P डॉट ई, माइनस ऑफ P डॉट ई, ठीक है? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, राइट? अब यहाँ से हम कुछ डिस्कशन करेंगे जो आपके पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। डिस्कशन नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वही जनरल है, तो दैट विल बिकम जीरो। अब पता लगा क्यों 90 डिग्री पे इनिशियल पोजीशन को हमने कंसीडर किया था, ठीक है? दिस इज नंबर 2, एट थीटा इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू, यू लिख लेते हैं इसकी जगह क्योंकि वहाँ पे भी पी ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी यू है ये, राइट? तो फिर अपने पास बन जाएगा दिस विल बी पी ई कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है भाई? इट इज इक्वल टू 1, तो दिस u इज इक्वल टू माइनस ऑफ p। अब तो बस हमें जरूरत नहीं है, डॉट तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है? माइनस ऑफ p, इससे कम वैल्यू हो ही नहीं सकते, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और ये याद रखना, जिस टाइम पे थीटा जीरो है, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा जीरो पे साइन थीटा जीरो है, टॉक इज जीरो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और टॉक जीरो, दिस इज फॉर द इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, देयर इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत पावर एनर्जी में हमने लास्ट ईयर पढ़ा कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, फोर्स जीरो हो, फोर्स जीरो, टॉक जीरो, इक्विलिब्रियम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा पॉइंट, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तब पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम माइनस पीई कॉस 180, मतलब u इज इक्वल टू प्लस का पीई है, तो मैक्सिमम वैल्यू है। टॉप तो अभी भी जीरो है, इक्विलिब्रियम तो अभी भी है। चलो बोलो क्या बना ये? टाउ इज मैक्सिमम, इसका मतलब इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, वन इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, अदर इज अनस्टेबल। तो ये वो कंडीशन थी जो यहाँ बनाई है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट आर इन पैरेलल। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे देयर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे वो स्टेबिलिटी के साथ रह ही नहीं सकता। अगर रुका हुआ है, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, घूम के पैरेलल आने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरह मान लो, और ये डाइपोल है, डाइपोल ऐसे है, जैसे ही मैंने इसको डिस्टर्ब किया ये घूम जाएगा और ऐसे आने की कोशिश करेगा। जब ये ऐसे घूम के आएगा
पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी है। ऐसे आने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, मैक्सिमम से मिनिमम। लॉस ही किया होगा, स्पीड गेन कर लिया उसने, वो रुक ही नहीं पाएगा, वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। अब दूसरी डायरेक्शन में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वापस लाने की कोशिश करेगा, वापस लाने की कोशिश करेगा तो फिर दोबारा से इसका, और ये ऐसे वापस आएगा तो रुक नहीं पाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। अब ड्यूरिंग जब ऐसे था तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और इस डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चेंज कहाँ गया, हीट की फॉर्मिंग क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया, हीट जनरेट हो गई। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हीट अप हो सकता है। इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड माइक्रोवेव में कुकिंग होती है। आपको पता है कि जो फूड के अंदर वाटर कंटेंट होता है वो HOH फॉर्म में रहता है। जैसे आप माइक्रोवेव ओवन को स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो जाता है, और उसके अंदर रैंडमली ओरिएंटेड जो वाटर के HOH पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, दे एक्सपीरियंस, वो डाइपोल का रोल प्ले करते हैं, दे एक्सपीरियंस द टॉर्क, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग जनरल पोजीशन पे, ठीक है, और वो बस इसी तरह से घूमते घुमाते हीट प्रोड्यूस करते करते फूड को कुक कर देते हैं। मैंने तो बहुत अच्छी सी बात बता दी आपको, ओके, इस बात को नोट कर लो। दैट इज द प्रिंसिपल, स्टार कर्सर लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन, प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स के अंदर ओवन की बात हो रही है, माइक्रोवेव वाले नहीं, ओके। तो माइक्रोवेव्स के अंदर कुकिंग का ये प्रिंसिपल है जो मैंने आपको फटाक से बता दिया। चलो फटाफट रिकैप करो आज के लेक्चर का। हमने बात शुरू की थी डाइपोल के बारे में बात की। हमने बोला था कि डाइपोल है तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा, एक्सियल भी होगा, इक्वेटोरियल पे होगा। फिर मैंने कहा चलो जनरल पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जनरल का टॉपिक जो है वो कंपटीशन ओरिएंटेड टॉपिक है, उसके अंदर क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। अगर वो पढ़ा हुआ होगा तो मेंस और नीट के क्वेश्चंस भी हो पाएंगे। जो लोग SAT वगैरह तैयार कर रहे हैं, अगर फिजिक्स एक सब्जेक्ट लेते हैं उनको भी ऐसे वो अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, तो ये कैटेगरी कवर होती है यहाँ पे। दूसरी चीज़ हमने फिर कहा कि चलो डाइपोल को रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इंटरेक्शन, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। अब क्योंकि आपने सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, नेट फोर्स 0, बट टॉर्क ने घुमा दिया उसको। अब टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ PE sin थीटा के हिसाब से, मैंने कर्व भी बनाया था थीटा के विद रिस्पेक्ट टाउ का, ठीक है। तो PE sin थीटा के हिसाब से कांस्टेंट तो नहीं है, टॉर्क वेरिंग है, ओके। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा टॉर्क बदलेगा, वर्क डन भी तो होगा। वर्क डन का एक्सप्रेशन डिराइव किया हमने, दैट विल बी PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बात समझ में आई। फिर थीटा 1 थीटा 2 को हमने अलग अलग एंगल्स पुट करके नेट रिजल्ट देख लिया। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। उसके बाद मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बताया। देखो बच्चों, जब भी कहीं वर्क डन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिस्कस होता है, बिकॉज ये जो फोर्सेस हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओके। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में वो जो आपको छोटी छोटी बातें याद होंगी कि जो वर्क डन है उसको पोटेंशियल एनर्जी में की फॉर्म में, यानी कि F = -du/dr वाला कंसेप्ट लग जाता है यहाँ पे। F इज कंजर्वेटिव तभी du/dr लगा पाए आप विद नेगेटिव साइन। अगर F कंजर्वेटिव ना होता तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बारे में लिखते, टोटल एनर्जी के चेंज के बारे में लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, देखो +1 का टॉपिक वर्क पावर यहाँ पे बीच में अपना थोड़ा सा आगे शाइन कर जाता है थोड़ा बीच में, तो वो कंसेप्ट क्लियर होने भी ज़रूरी है। अभी टाइम है आपके पास। अब ये पढ़ने के बाद लगता है अगर कि अरे यार वर्क पावर एनर्जी की कुछ बातें बता दी मैम ने, तो एक बार इसको गो थ्रू हो लेना। जो टॉपिक जो पॉइंट जहाँ पे लगे आपको कि ये जो है ये मेरा जो है थोड़ा कच्चा पक्का सा टॉपिक, तो फॉरन बुक खोल के उस टॉपिक को रीड कर लो। इस तरीके से हम बेटर प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट। तो इस वीडियो में अभी इतना कवर करेंगे, ओके, थैंक यू।